जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आइए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश से 10वें पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट को प्राप्त किया है? तो ये हमने खरीदा है अमेरिका की बोइंग कंपनी से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2026 में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन हमारे देश भारत में होगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में इसरो के द्वारा किस रॉकेट की सहायता से GISAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा GSLV F10 की सहायता से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है हमारे पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले साहब ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस शहर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो अभी इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में हेनरीटा एस4 ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया? तो ये आपके यूनिसेफ की प्रमुख थी, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि आंध्र प्रदेश सरकार की जो YSR चौथा योजना है, ये आपकी किससे संबंधित है? तो ये योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने माथुरु कवचम अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है केरल की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जॉर्जिया में किया है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में NTPC लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में 4750 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की घोषणा की गई? तो इसकी स्थापना होगी गुजरात राज्य में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने CM कोविड-19 विधवा सहायता योजना को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है यहाँ पर असम की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न था कि जुलाई 2021 में पाल वोरडॉर्फ का निधन हुआ है, तो ये हमारे किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके रेसलिंग से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारी 12 बजे वाली क्लास होगी, उसमें हम लोग भारत और विश्व के पर्वतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, बस उसके ऊपर क्लिक करके आपको मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लेना है। और कल जो 12 बजे वाली क्लास होगी, उसमें हम लोग 1 से लेकर के जो 15 जुलाई के बीच में बेस्ट हमारे करंट अफेयर के 100 प्रश्न हैं, उनका एक लाइव टेस्ट रखेंगे। तो अगर आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते हैं तो रिवीजन के पर्पज से उस लाइव टेस्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस क्लास की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है, तो अगर आप लोग कोई भी कोर्स यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। जो आपके रेलवे कैटेगरी में यहाँ पर कोर्स हैं, उसके लिए आपको सिर्फ 2200 रुपये पे करने होंगे और पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। जो प्राइस आप पे करेंगे उस पर 10% का डिस्काउंट भी आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा, तो इसे भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको UPSC कैटेगरी में कोई कोर्स खरीदना है तो ध्यान रखिएगा, KV10 यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और जो भी प्राइस आप पे करेंगे उस प्राइस का 15% आपको मिलेगा कैशबैक के रूप में। तो इस ऑफर का लाभ भी आप लोग उठा सकते हैं। 14 जुलाई से हमारे SSC कैटेगरी में नए बैचेज की शुरुआत हुई है, तो अगर आप लोग इन बैचेज को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और गोल अपना सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर SSC एग्जाम। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस की बात करते हैं। हर साल ये आपका होता है 15 जुलाई को, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट।
अब इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसका नाम है विश्व युवा कौशल दिवस। यानी कि जो भी हमारे दुनिया भर में युवा हैं, उनके कौशल विकास के संबंध में इस दिवस को हर साल मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 में इसे मनाए जाने की घोषणा हुई थी और वर्ष 2015 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इस साल का विषय है री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। यानी कि जो इस समय आपकी महामारी है, उसके बाद में किस प्रकार से हमारे युवाओं की स्किल को हमें री इमेजिंग करना है, उसी के ऊपर इस बार का विषय आधारित है। युवाओं की बात हुई है, दिवस की बात हुई है, तो दो दिवस आपको यहाँ पर और याद रखने हैं। एक तो हमारा होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 12 जनवरी को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है 12 जनवरी को, इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, एक आपका विश्व युवा दिवस भी होता है जो कि हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो इन दोनों दिवस के बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक टीम के लिए अभी एक गाना लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे। तो इस गाने के गायक हमारे कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस गाने को गाया है अनन्या बिरला ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो हमारा सॉन्ग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं AR रहमान साहब, इनके द्वारा इसका म्यूजिक दिया गया है, इसको कंपोज किया गया है और जो गायिका है अनन्या बिरला, उसके द्वारा इस सॉन्ग को यहाँ पर गाया गया है। तो हमारे जो खेल और युवा मामलों के नए मंत्री बने हैं अनुराग ठाकुर साहब, इन्हीं की उपस्थिति में इस गाने को लॉन्च किया गया। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे AR रहमान साहब को। तो ध्यान रखिएगा, 2009 में इन्होंने 2 आपके ऑस्कर पुरस्कार जीते थे स्लम डॉग मिलेनियर मूवी के लिए। और ध्यान रखिएगा कि इनको मद्रास का मोजार्ट भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है कि मद्रास के मोजार्ट के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारे महान म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान साहब को। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश ने इजराइल में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी किया गया UAE देश के द्वारा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो हमारे ट्रंप चाचा थे, उनके द्वारा UAE और इजराइल के बीच में समझौता करवाया गया था। क्या नाम था उस समझौते का? तो उसका नाम रखा गया था अब्राहम अकॉर्ड। यानी कि उस साल आपके UAE के द्वारा इजराइल जो हमारा देश है, उसको एक देश के रूप में मान्यता दी गई थी और उसी के लिए हुआ था आपका अब्राहम समझौता। तो ध्यान रखिएगा, अभी कुछ समय पहले इजराइल के द्वारा जो UAE की राजधानी है जिसका नाम है आबू धाबी, वहाँ पर इन्होंने अपना दूतावास खोला था और उसके ठीक 2 हफ्ते के बाद में UAE के द्वारा इजराइल का जो तेल अवीव शहर है, वहाँ पर इन्होंने अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब बात हुई है इजराइल देश की, तो ध्यान रखिएगा राजधानी इसकी जेरूसलम में है, मुद्रा यहाँ की है शेकेल। नए PM अभी आपके बने हैं, नाम इनका नफ्थाली बनेट है और नए राष्ट्रपति भी यहाँ पर बने हैं जिनका नाम है इसाक हरजोग। तो इन दोनों के नाम भी आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने? तो अभी राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे थावर चंद गहलोत साहब, वे आपके राज्यसभा के ही मेंबर थे, लेकिन अब उनको कर्नाटक राज्य का नया राज्यपाल बना दिया गया है। तो वही हमारे सदन के नेता थे, उनका पद यहाँ पर रिक्त हुआ था। तो अब आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, इनको यहाँ पर सदन का नेता बनाया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, इनके पास में हमारे 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय का प्रभार है। कौन कौन सा है? तो स्मृति ईरानी जी के पास में जो कपड़ा मंत्रालय था, वह भी अब इन्हीं के पास में आ गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ये पहले से भी थे और उपभोक्ता मामलों के साथ साथ जो खाद्य और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मंत्रालय है, उसका प्रभार भी है पीयूष गोयल जी के पास में। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन इन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में किया है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी जो हमारे PM मोदी साहब हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य के दौरे पर आए हुए थे। उस दौरान इन्होंने वाराणसी में विजिट किया और वाराणसी में इन्होंने
यहाँ पर रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, कुछ इस प्रकार से इस सेंटर का निर्माण यहाँ पर किया गया है। और जापान की एक हमारी कंपनी है जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, तो इसी की सहायता से इसका निर्माण आपके वाराणसी शहर में किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया है? तो ये हमारा बहुत ही बहुप्रतीक्षित मिशन है जिसका नाम है गगनयान। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए, गगनयान मिशन की बात हुई है तो इससे पहले भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत हमारे देश से जो पहला मानव होगा उसको स्पेस में भेजे जाने की योजना है। कब ये लॉन्च होगा मिशन? तो ध्यान रखिएगा, इसी साल के अंत तक जो व्योमित्र नाम का हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट बनाया गया था, पहले उसको भेजा जाएगा टेस्टिंग के पर्पज से। उसके बाद में इसरो का प्लान ये है कि दिसंबर 2022 तक अपने यहाँ से जो हमारे एस्ट्रोनॉट होंगे उनको हम लोग स्पेस में भेजेंगे। अच्छा, एस्ट्रोनॉट जो आपके हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है रसिया। कौन दे रहा है? रसिया उनको ट्रेनिंग दे रहा है। इसके अलावा जो हमारे फ्लाइट सर्जन होंगे उनको ट्रेनिंग यहाँ पर फ्रांस देश के द्वारा दिया जा रहा है। आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारे देश का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, यानी कि जिसे हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है GSLV Mark 3, उसी की सहायता से इसको अभी लॉन्च किया जाना है। ध्यान रखिएगा, इसी का जो विकास इंजन है उसके तीसरे चरण का अभी परीक्षण किया गया है। अच्छा, परीक्षण कहाँ पर हुआ है तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में आपको मिलेगा महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी में इसरो का जो प्रपोर्शन कॉम्प्लेक्स है वहां पर इसके तीसरे चरण का परीक्षण किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत का जो पहला ग्रेन ATM है इसे किस शहर में खोला गया है? तो इसे खोला गया हरियाणा के गुरुग्राम में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब आप सभी को पता होगा जो हमारे यहाँ पर फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत हमारे देश में जो भी यहाँ पर गरीब वर्ग या मध्यम वर्गीय के परिवार हैं उनको हर महीने भारत सरकार के द्वारा मुफ्त और कुछ कम प्राइस पर यहाँ पर खाद्यान्न वगैरह दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि इसके लिए हमारे होते हैं कोटेदार, तो कोटेदार के द्वारा यहाँ पर हर महीने वितरण किया जाता है। लेकिन अब आपके गुरुग्राम में एक यहाँ पर फूड ग्रेन ATM की स्थापना की गई है। अब ये क्या काम करेगा? मान लीजिए आपके पास में आपका कार्ड है, यानी कि जिसके माध्यम से आपको राशन मिलता है, उस कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, या फिर आपका जो आधार कार्ड है उसको आप करेंगे यहाँ पर एंटर। फिर आपसे आपके अंगूठा लगाने के बारे में पूछा जाएगा, आप यहाँ पर अपना अंगूठा लगाएंगे, उसके बाद में नीचे लगा देंगे बोरी, तो आपको जो भी मिलने वाला अनाज है वह इस बोरी में गिर जाएगा। तो ये हमारे देश का पहला फूड ग्रेन ATM है जिसका उद्घाटन अभी आपके गुरुग्राम में किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में RBI ने किस कार्ड कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? तो ये कंपनी है मास्टर कार्ड एशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब इन्होंने ये प्रतिबंध क्यों लगाया है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि कई सारी कार्ड की कंपनियां हैं, जैसे कि हमारे देश में जो मुख्य रूप से 3 कंपनियां हैं उनमें से एक आपका रुपे कार्ड हो गया, दूसरा हमारा वीजा कार्ड हो गया, और एक आपका है मास्टर कार्ड। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन इन कार्ड के माध्यम से करते हैं तो आपका जो डेटा होता है वह इस पार्टिकुलर कंपनी के पास में स्टोर हो जाता है। अब मामला ये हुआ था कि वर्ष 2018 में RBI के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी। गाइडलाइन में RBI ने ये कहा था कि जो भी हमारी विदेशी कंपनियां भारत में ऑपरेट कर रही हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो भी कार्ड धारक का डाटा होगा उसको हमारे देश में ही स्टोर किया जाएगा। तो अभी RBI ने ये बताया कि जो मास्टर कार्ड है इन्होंने इस दिशा निर्देश का पालन नहीं किया है, यानी कि इन्होंने डेटा जो है उसको भारत में स्टोर नहीं किया है, और इसी के कारण RBI ने ये घोषणा की है कि 22 जुलाई 2021 से मास्टर कार्ड नाम की जो कंपनी है वह हमारे देश में किसी भी प्रकार का नया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड को लॉन्च नहीं कर सकती है। हालांकि जो पहले के कार्ड हैं वो आपके एज इट इज
ऑपरेट होते रहेंगे, लेकिन मास्टर कार्ड अब यहाँ पर कोई भी नया आपका डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड जारी नहीं कर पाएगी। मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 1966 में हुई थी। अमेरिका की यह एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनी है। इसके कार्यकारी चेयरमैन कौन हैं? तो उनका नाम है अजय बंगा साहब, और सीईओ इसी साल बनी हैं। इनका नाम है माइकल माइबैस। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में ओलंपिक खेलों के लिए पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? तो इनका नाम है दीपक काबरा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि ये हमारे दीपक काबरा साहब हैं, और 23 जुलाई से जो आपके टोक्यो में ओलंपिक खेल शुरू हो रहा है उसमें जिम्नास्टिक खेल के लिए इनको यहाँ पर जज के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन हमारा डी यानी कि दीपक काबरा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सिक्किम के साथ में समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा, इस यूटी का नाम है लद्दाख, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सिक्किम राज्य है वह हमारे देश का पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, और अब यहाँ पर लद्दाख ने सिक्किम के साथ में एक समझौता किया है, और इस समझौते के अंतर्गत लद्दाख भी हमारा 2025 तक पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा चलिए, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है। मैंने अभी आपको बताया कि सिक्किम हमारे यहाँ का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, तो आप नीचे कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि क्या हमारे देश में कोई ऐसा यूटी भी है जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला यूटी बन गया है? अगर ऐसा कोई यूटी है तो उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश ने अंतरिक्ष चावल के बीजों से फसल का उत्पादन किया है? तो इसका उत्पादन कर दिया है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा मामला ये समझते हैं कि अंतरिक्ष चावल का मतलब है क्या। आप सभी को याद होगा पिछले साल यानी कि नवंबर 2020 में चाइना के द्वारा अपने चांग E5 मिशन को लॉन्च किया गया था। क्या था ये मिशन? तो इस मिशन के अंतर्गत इन्होंने एक रोवर भेजा था जो कि लैंड किया था चंद्रमा के ऊपर, और उसने चंद्रमा के ऊपर से कुछ सैंपल को कलेक्ट किए थे, और उस सैंपल को लेकर के वह हमारे पृथ्वी पर लौटा था। तो उसी दौरान क्या हुआ था कि चाइना के द्वारा कुछ चावल के बीज भी भेजे गए थे स्पेस में, यानी कि उस यान के साथ में आपके बीज पहुंचे थे चंद्रमा की धरती पर। वहां पर जब तक मिशन था तब तक वे उसी यान में थे, और उसके बाद में जब ये हमारा मिशन कंप्लीट हुआ यानी कि लौट करके जब पृथ्वी पर आया तो ये चावल के बीज को लेकर के ये पृथ्वी के ऊपर लौटा था। तो चाइना में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है चीन कृषि विश्वविद्यालय। तो यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने उस चावल को अपने यहाँ पर उगाया था, और अब ये चावल सफलतापूर्वक यहाँ पर उग गया है। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि अगर आप पृथ्वी से कोई भी इस प्रकार का सीड स्पेस में लेकर के जाते हैं और स्पेस से लेकर के उसे वापस आते हैं, फिर उससे आप प्रोडक्शन करते हैं, तो इससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा मानना है यहाँ पर चाइना का, और उसी के द्वारा स्पेस चावल का उत्पादन यहाँ पर किया गया है। चाइना की बात करें तो राजधानी आपको बीजिंग में मिल जाएगी। राष्ट्रपति यहाँ के हैं शी जिनपिंग, प्रीमियर यहाँ के हैं ली केकियोंग, और ध्यान रखिएगा यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है रेन मिनमी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आखिरी प्रश्न है कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी के लेखक कौन है? तो ये जो हमारी पुस्तक है इसे लिखा है हमारे भारत के पहले ओलंपिक घुड़सवार, नाम इनका है इम्तियाज अनीस। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि इम्तियाज अनीस हमारे देश से पहले घुड़सवार हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 2000 में जो आपका सिडनी में ओलंपिक हुआ था जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था, उस ओलंपिक में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया था। तो इन्होंने अपनी पूरी जो ओलंपिक की जर्नी रही है उसी के बारे में इस पुस्तक में बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुस्तक का कवर पेज है, और ये आपके हैं इम्तियाज अनीस साहब। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस साल भी हमारे यहाँ से जो देश के दूसरे घुड़सवार हैं जिनका नाम है फवाद मिर्जा, वो भी ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे। तो दूसरे घुड़सवार बन गए हैं
यहाँ पर फवाद मिर्जा, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व आपके ओलंपिक खेलों में कर रहे हैं। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अब चलिए कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत का जो पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर खुलेगा? तो ये आपका खोला जाएगा पटना में, जो कि बिहार की है राजधानी। अगला प्रश्न था कि भारत के द्वारा जो एप्पल सैटेलाइट है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इस सैटेलाइट को 1981 में 19 जून के दिन लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, यह आपका एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था और हमारे देश का यह पहला संचार उपग्रह था। अगला प्रश्न था कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपको कहां पर मिलेगा? तो ये हवाई अड्डा आपको मिलेगा लखनऊ में। कहां पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्थित है। आखिरी प्रश्न था कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा हो गया है, ये आपको कहां पर मिलेगा? तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि दंपा राष्ट्रीय पार्क आपके किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? और सिंह फन नाम का जो एलिफेंट रिजर्व है ये हमारे किस राज्य में स्थित है? तो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी अनअकैडमी के ऊपर जो मेरी लाइव क्लास होगी उस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वह आपका एक लाइव क्लास होता है जिसमें आपको यहाँ पर एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और टेस्ट के माध्यम से आपको ये भी पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा बेहतर है। तो ध्यान रखिएगा, दिन में 12 बजे हमारी क्लास होगी जिसमें हम लोग भारत के पर्वतों के बारे में डिस्कस करेंगे और 3:30 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग ग्रुप डी के लिए जो आपके स्पेशल क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।